Hello students, how are you? Welcome back to दीपक ट्यूटोरियल्स। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री का, कैटालिसिस, उत्प्रेरण। उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैटालिस्ट क्या होता है और कितने टाइप का होता है। जिसमें मैंने आपको बेसिकली 3 टाइप बताए थे, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट एंड स्पॉन्टेनियस कैटालिस्ट। उसके अलावा जो कैटालिसिस है उसके कितने टाइप हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ये 2 टाइप बताए थे मैंने। उसके अलावा और 2 टर्म्स की हम लोगों ने बात करी थी, एक तो कैटालिस्ट प्रमोटर और एक कैटालिस्ट पॉइजन। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि जो कैटालिसिस होता है उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि, किस प्रकार से कोई कैटालिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से बढ़ा सकता है, उसको हम बोलते हैं उसकी क्रियाविधि। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण की क्रियाविधि, उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो हम लोग फाइनली हमारी आज की क्लास का नया टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक, पेन, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है उसको लेकर के बैठिए और हमेशा की तरह है जो चीज मैं आपको बताना जा रहा हूं क्लास में, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता जाए आप उसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनली बात करने जा रहे हैं उत्प्रेरण की क्रियाविधि यानी कि कैटालिसिस की मैकेनिज्म के बारे में। आपको पता है कैटालिसिस होता है 2 प्रकार का, एक होता है होमोजेनियस, एक होमोजेनियस कैटालिसिस होता है और एक होता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण और इसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हुई तो उसको होमोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे, और अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग हुई तो उसको हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलेंगे। ठीक है बात, इन दोनों की ही मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़नी है कि अगर समांगी उत्प्रेरण हुआ, अगर होमोजेनियस कैटालिसिस हुआ तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, और अगर विसमांगी उत्प्रेरण या हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हुआ तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कैटालिसिस की जो मैकेनिज्म करेंगे उस मैकेनिज्म को हम 2 टाइप है हमारे पास मैकेनिज्म के, वो दोनों टाइप हम लोगों को पढ़ने हैं। हमारे पास कैटालिसिस की मैकेनिज्म के कितने टाइप हैं, 2 टाइप। पहले हम उन दोनों टाइप के बारे में बात कर लें। देखो पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी यानी कि अधिशोषण सिद्धांत। अब ये एडजॉर्प्शन क्या होता है ये आप लोग इसी चैप्टर की जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हो। तो जो कैटालिसिस की मैकेनिज्म है कि उत्प्रेरण किस प्रकार से होगा या उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से इंक्रीज करेगा, उसके लिए 2 थ्योरीज काम करती है। 2 टाइप की जगह मैं यहाँ पे 2 थ्योरीज कर दूं ज्यादा बेटर रहेगा। 2 थ्योरीज ज्यादा काम करती है। पहली है एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत, और दूसरी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड
थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इसको हिंदी में बोला जाता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। ये लीजिए, इन दो थ्योरीज के बारे में हम लोगों को बात करनी है। एक होती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत, दूसरी होती है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, यानी कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इन दोनों थ्योरीज से हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, या हम ये बोलेंगे कि किस प्रकार से कैटालिसिस होता है, किस प्रकार से उत्प्रेरण होता है। तो आप लोग ये जो दो थ्योरीज है, इन दोनों थ्योरीज को एक बार नोट कर लीजिए। हम 1 by 1 आज की इस क्लास में 1 by 1 दोनों थ्योरीज पे अपन स्टडी करेंगे। तो आप लोग इन दोनों थ्योरीज को नोट कर लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने जो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस है उसके अंदर ये देख लिया कि यहाँ पे दो थ्योरीज काम करती है। अब हम लोग जो फर्स्ट थ्योरी है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट थ्योरी जिसका नाम हमने लिखा था वो थी एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्या थी? एड्सॉर्प्शन थ्योरी। बोलो, इसी का यही नाम दिया था हम लोगों ने। जो फर्स्ट थ्योरी थी जिसका नाम एड्सॉर्प्शन थ्योरी था, या हिंदी में हम लोगों ने इसको लिखा था अधिशोषण सिद्धांत। बोलो, याद आ गया आप लोगों को? अभी नोट किया है जस्ट कि आप लोगों ने पहला सिद्धांत अधिशोषण सिद्धांत या फिर एड्सॉर्प्शन थ्योरी लिखा था। हम लोगों को इसके ऊपर बात करनी है कि ये थ्योरी क्या बोलती है कैटालिसिस की मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं पॉइंट बता दूं आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि ये थ्योरी केवल जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस होता है वहीं पर अप्लाई होती है। ये थ्योरी कहां पे अप्लाई होगी? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस पर, यानी कि विसमांगी उत्प्रेरण पर ये थ्योरी लागू होगी। ये थ्योरी कहां लागू होगी? विसमांगी उत्प्रेरण पर या फिर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस पर। अब आप ये बताइए मेरे को कि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? ऐसी कैटालिसिस की प्रोसेस या ऐसी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है उन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे। इसके अंदर एक बात ये और है कि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस तो है, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो तो होने चाहिए गैस में। रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? गैस में। और जो कैटालिस्ट आप लोगों ने लिया हुआ है वो होना चाहिए सॉलिड में, यानी कि अभिकारक होना चाहिए गैस के अंदर और उत्प्रेरक होना चाहिए ठोस के अंदर। ठीक है, तब ये थ्योरी काम करेगी। आप लोग देख सकते हो कि अगर रिएक्टेंट गैस में है और कैटालिस्ट सॉलिड में है तो जो कैटालिसिस होगी वो हेटेरोजीनियस होगी। ठीक है, लेकिन हेटेरोजीनियस के अंदर या विसमांगी के अंदर जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट की कंडीशन या रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट गैस ही हो। लेकिन ये थ्योरी जो हमने लिखी है ऊपर, एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये तभी काम करेगी जब रिएक्टेंट तो हो गैस में और कैटालिस्ट हो सॉलिड में। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का जो एग्जांपल दिया था, आई होप आप सभी को याद होगा वो। देखिए क्या एग्जांपल था? N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे थे। आई होप ये एग्जांपल अभी आप लोगों को याद आ गया होगा।
तो यहां पर नाइट्रोजन किस स्टेट में है, गैस में है, यहां पे हाइड्रोजन किस में है, गैस में है। तो बताइए रिएक्टेंट गैस में है कि नहीं है? तो दोनों रिएक्टेंट गैस में है। और यहां पे कैटलिस्ट क्या होगा, यू ऑल हैव रिमेंबर्ड कि कैटलिस्ट यहां पे होगा आयरन, जो होता है सॉलिड में। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों रिएक्टेंट गैस में है और कैटलिस्ट सॉलिड में है। और रिएक्टेंट गैस और कैटलिस्ट सॉलिड में अगर है तो यहां पर कैटालिसिस की कौन सी थ्योरी काम करेगी, यहां पे काम करेगी एडजॉर्प्शन थ्योरी। और अब हम इस थ्योरी को यहां पे अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार जब यहां पे Fe नहीं था तब तो ये रिएक्शन धीरे धीरे हो रही थी, और जब यहां पे मैंने Fe डाल दिया तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी ऐसा बाह्यतम कारक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, बढ़ा नहीं दे बोल रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, कैटलिस्ट कहलाता है। और वो कैटलिस्ट दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वो वाला जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, और नेगेटिव वो वाला जो रिएक्शन के रेट को घटा दे। तो आप लोग जो प्रीवियस क्लास हुई है उसके एग्जाम्पल को याद करिएगा कि मैंने आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट में कौन सा एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको यही वाला एग्जाम्पल दिया था। यहां पर जब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डालते हैं तो अमोनिया बनती है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। और जब हम Fe डाल देते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि इस Fe ने यहां पर आकर ऐसा क्या काम किया कि इस रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया। और जब हमको इसकी क्रिया विधि पता चल जाएगी कि इसने ऐसा क्या काम किया, तो उसी को हम वो लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण की क्रिया विधि। और यहां पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो आप लोग अभी अपने माइंड को एकदम सेट कर लीजिए इस थ्योरी को पढ़ने के लिए। मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो आप लोगों को पता है अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे सपोज A प्लस B मिलकर के AB बना रहा है, तो मैंने आप लोगों को इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक थ्योरी बताई हुई है पहले कभी, कोलिजन थ्योरी। आई होप आप सभी लोगों को कोलिजन थ्योरी के बारे में पता होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत ये कहता है कि इस कंटेनर में A, B के बहुत सारे पार्टिकल पड़े हुए हैं। अगर ये A और B आपस में टक्कर कर ले तो A और B तो खत्म हो जाएंगे और AB यहां पर बन जाएगा। यही होती है कोलिजन थ्योरी। तो कहने का मतलब कि जो दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट जब आपस में भिड़ेंगे, जब आपस में कोलिजन करेंगे, तभी तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। अब आप लोग ये देखिए कि जब मैंने ये रिएक्शन करवाई तो मैंने क्या किया, हमने इस कंटेनर के अंदर, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस कंटेनर में मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दिए। मैंने 1 मोल डाल दिया नाइट्रोजन का और 3 मोल डाल दिए हाइड्रोजन के। तो इस कंटेनर में बहुत सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। अब आप लोग ये देखिए कि इन दोनों की दोनों फिजिकल स्टेट कैसी है, इन दोनों की गैस। और अगर दोनों की फिजिकल स्टेट गैस है तो गैस के पार्टिकल की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, आप लोग जानते हो। और अगर गैस के पार्टिकल की एंट्रोपी ज्यादा होती है तो मैं ये बोल सकता हूं कि उस कंटेनर में मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर डाली हुई है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आराम से उस कंटेनर में फ्री फॉर्म में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। क्यों घूमते रहेंगे? क्योंकि दोनों की एंट्रोपी ज्यादा है।
आराम से घूम फिर रहे हैं। तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आराम से घूम फिर रहे हैं तो दोनों के बीच में कोलिजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों के बीच में टक्कर होने की जो प्रायिकता है वो बहुत कम है। और अगर दोनों पार्टिकल गैस में है तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों पार्टिकल के आपस में भिड़ने की प्रायिकता बहुत कम है। और अगर दोनों के आपस में भिड़ने की प्रायिकता कम है तो प्रोडक्ट बनने की प्रायिकता भी कम है। और ये रिएक्शन अपने आप ही क्या हो रही है, स्लोली स्लोली हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अब हमको क्या करना है, हमको इस रिएक्शन को फास्ट करवाना है। हमको क्या करवाना है, इस रिएक्शन को फास्ट करवाना है। फास्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट कैसे इस रिएक्शन के वेग को बढ़ा देगा, तो आप लोग देखिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब हमने इस कंटेनर में क्या कर लिया, दोनों पार्टिकल डाल दिए। मैंने ये वाले जो राउंड बना रहा हूं मैं, ये वाले हैं मान लो हाइड्रोजन के, और ये वाले जो बना रहा हूं ये कैसे हैं, तो ये है आपके नाइट्रोजन के। ये लो, आप एक बार इमेज करके चल लेना ऐसा कि मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के पार्टिकल डाल लिए इसमें। नीचे मैंने अब इसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, आयरन। थोड़ा सा मैंने क्या डाल दिया, आयरन। और आयरन है सॉलिड में, तो जैसे ही आप आयरन डालोगे सॉलिड मटेरियल इन दोनों को चीरते हुए डायरेक्ट नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस कंटेनर के नीचे जाकर के आयरन जम जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये आयरन हाइड्रोजन को अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। जैसे ही कोई हाइड्रोजन आएगा और आकर के आयरन की सरफेस पे आएगा तो ये आयरन की सरफेस उस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी। तो अब आप देखिए कि अभी जब ये आयरन नहीं था, ये पार्टिकल आराम से घूम फिर रहे थे, आराम से घूम फिर रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन घूमता घूमता नीचे आया तो इस सरफेस ने इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सारी की सारी हाइड्रोजन नीचे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। बोलो, समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? ये यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो अब ये तो घूम फिर सकते हैं नहीं। इतनी देर तो क्या हो रहा था कि दोनों के दोनों पार्टिकल घूम फिर रहे थे, लेकिन अभी एक पार्टिकल नीचे आकर के बैठ गया, ये तो घूम फिर सकेगा नहीं। और अब रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट केवल कौन करेगा, तो ये नाइट्रोजन करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपनी जगह से नहीं चलेगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे बैठ गया। और जैसे ही ये नाइट्रोजन घूमता घूमता यहां नीचे आएगा, ये यहां से रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो पहले की कंपेयर में रिएक्शन इजी हो गई कि नहीं होगी? आप लोग देख सकते हैं कि जब पहले दोनों गैसियस पार्टिकल थे तो वो क्या कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, टक्कर नहीं हो रही थी दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ही हमने आयरन डाला, आयरन ने पूरी की पूरी हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया, अधिशोषित कर लिया। अब जो हाइड्रोजन है वो अपनी जगह से चलेगा नहीं, हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब केवल नाइट्रोजन को जाकर के हाइड्रोजन से भिड़ना पड़ेगा। तो दोनों की दोनों गैस घूम फिर रही थी, उससे अच्छा एक गैस को एक जगह पे रख दिया, अब दूसरी गैस आएगी, भिड़ेगी, प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कैटलिस्ट डाला, क्या हुआ, उसने एक गैस को, एक रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया और दूसरी गैस आकर के वहां से भिड़ गई, रिएक्शन कर ली, प्रोडक्ट बन गया। तो किस प्रकार से आयरन के आते ही रिएक्शन फास्ट हो गई, समझ में आ गई आप लोगों को? इस थ्योरी के अंदर जो सॉलिड मटेरियल है आयरन, वो एक गैस को अपनी सतह पे, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रही है, अधिशोषित कर रही है। इसलिए इस थ्योरी का नाम है एब्जॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, और यहां से आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से अधिशोषण सिद्धांत या एब्जॉर्प्शन थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई रिएक्शन हेटेरोलिसिस कैटालिसिस की हुई, सॉरी हेटेरोजेनस कैटालिसिस की हुई, जिसमें रिएक्टेंट तो हो गैस और कैटालिस्ट हो सॉलिड, तो फिर इस कैटालिस्ट के आ जाने से रिएक्शन का रेट किस प्रकार से बढ़ेगा, ये आप लोग इस थ्योरी से
देख सकते हो। क्लियर है बात? तो इस पूरी चीज को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कैटालिसिस की मैकेनिज्म होती है। अभी हम हमारी जो दूसरी थ्योरी थी, क्या थी? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो दूसरी थ्योरी है मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस की, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, इसके बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। देखो, ये थ्योरी तब काम करती है जब कैटालिसिस कैसा हो? होमोजीनियस हो। जब कैटालिसिस होमोजीनियस होगा तो ये वाली थ्योरी काम करेगी। होमोजीनियस का मतलब समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटालिसिस दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, उसे हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस या समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, देखो, इस थ्योरी का ये कहना है कि अगर ए और बी रिएक्शन करके ए बी बना रहे हैं तो इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट होगा। अगर ए प्लस बी रिएक्शन करके ए बी बना रहे हैं तो इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट होगा। लेकिन अगर मैं इसमें कैटालिस्ट एक्स डाल दूं तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक्स यहां पे है पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। अब ये एक्स क्या करेगा? ऐसा क्या करेगा कि ये रिएक्शन जो है इसका रेट बढ़ जाए, इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। एडसॉर्प्शन थ्योरी काम में ले नहीं सकते हम लोग, क्योंकि होमोजेनियस कैटालिसिस आ गया। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब क्या है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने की बजाय अगर बीच में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। अगर थ्योरी का नाम है इंटरमीडिएट, इसका मतलब बीच में कुछ मध्य उत्पाद बनेगा। ये थ्योरी ये कहती है कि ये रिएक्शन ऐसे ना होकर के दो स्टेप में पूरी होती है। कितने स्टेप में? दो स्टेप में। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यह होता है कि दोनों रिएक्टेंट में से कोई भी एक रिएक्टेंट इस कैटालिस्ट से रिएक्शन करेगा। मान लो ए ने रिएक्शन कर ली तो ए प्लस एक्स मिलकर के ए एक्स बनाएंगे और इस ए एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती उत्पाद बोलेंगे। इस ए एक्स को क्या बोला जाएगा? मध्यवर्ती उत्पाद या फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला जाएगा। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा? तो स्टेप सेकंड में ये होगा कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड AX जो दूसरा रिएक्टेंट था B उससे रिएक्शन करके AB बना लेगा और X आपको वापस मिल जाएगा जो आपका कैटालिस्ट था। देखो, देखने में आपको क्या लग रहा है कि A प्लस बी ने रिएक्शन करी, AB बनाया। यहां पर क्या हो रहा है? A प्लस बी ने रिएक्शन करी, AB बना लिया, लेकिन पहले कैटालिस्ट ने एक रिएक्टेंट से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, फिर उस इंटरमीडिएट कंपाउंड ने दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करी और फाइनल प्रोडक्ट बनाया AB और उस रिएक्टेंट को कर दिया रिलीज। तो ये रिएक्शन हो रही थी और ये रिएक्शन हो रही है। मैंने क्या कहा कि ये X है पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि ये रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा है। तो जो ये रिएक्शन हो रही थी उससे ये वाली रिएक्शन फास्ट हो रही है
X की प्रेजेंस में रिएक्शन फर्स्ट हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसा क्या हुआ? तो देखो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, यहां बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए आप लोग। जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। वहां पे मैंने आपको बताया भी था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके अंदर एक फैक्टर आया था कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का, जिसमें मैंने आपको ग्राफ से समझाया था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके वो वीडियो देख सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर किसी ने देखा हुआ है तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देखो उसमें ये था कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको ये एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा। इस रिएक्टेंट को ये एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा। इस एनर्जी को हम लोग बोल रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा। अगर किसी रिएक्टेंट के पास मिनिमम, ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को, आई होप, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। अगर किसी रिएक्टेंट के पास मिनिमम ये एनर्जी नहीं हुई तो वो यहां तक कन्वर्ट नहीं हो सकता। मैं आपको ये बोलूं कि ये A प्लस B है और ये AB है, ये एक ग्राफ है। इस एनर्जी को मैं बोल दूं कि यहां पे आपको चाहिए 100 यूनिट एनर्जी। कितनी चाहिए? 100 यूनिट एनर्जी। अगर किसी रिएक्टेंट के पास 100 यूनिट एनर्जी नहीं हुई तो क्या वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता? तो हाल फिलहाल तो हम यही बोलेंगे कि नहीं बन सकता। लेकिन ये प्रोसीजर हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। जब उत्प्रेरक आ जाएगा तो क्या होगा? तो यहां पर A जो है वो रिएक्शन करेगा X से, ध्यान दीजिएगा, A जो है वो रिएक्शन करेगा X से और ये बनाएगा AX, ये बनाएगा AX, और ये AX रिएक्शन करेगा B से और बनाएगा AB। देख लो प्रोडक्ट वापिस वही बन रहा है, लेकिन यहां पर बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया। इससे फर्क क्या हुआ? इससे फर्क ये हुआ कि जिन रिएक्टेंट्स के पास 100 यूनिट की एनर्जी नहीं थी, उनके पास 50 और 50 की 2 बार एनर्जी आराम से प्रोवाइड कर सकेंगे। ये सारी चीज मैंने आपको पहले बता दी है। देखो इस टाइप से ग्राफ बना था, एक तो ग्राफ ये बना था, एक ग्राफ ये बना था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पहले बता दी है, लेकिन वापस आप लोगों को रिवाइज करवा दिया कि जब कैटलिस्ट नहीं होगा ये एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा 100 यूनिट का। लेकिन जब आप लोगों के पास कैटलिस्ट मिल जाएगा आपको या उत्प्रेरक डाल दोगे तो उसको ये 2 छोटे छोटे एनर्जी बैरियर पार करने पड़ेंगे। हालांकि आपने जो X डाला है वो X आपको वापस यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने X डाला था वो X आपको वापस यहां मिल जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट ने क्या काम कर दिया कि जो हायर एनर्जी का पाथ था, जो ज्यादा ऊर्जा का रास्ता था, उसको काट करके उसने छोटी छोटी ऊर्जा की नए रास्ते बना दिए, जहां से आराम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारी सेकेंड थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से पहले एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है, फिर वो इंटरमीडिएट सेकंड से रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ए बी कुछ ऐसा सा लिख के दिया, ए बी से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं होती। तो जिस प्रकार मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो एडजॉर्प्शन थ्योरी थी उसके अंदर वो एग्जांपल दिया, जो रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी विसंबंधी उत्प्रेरण में ही, हेटेरोजेनियस उत्प्रेरण में ही, वैसे इन जो होमोजेनियस कैटलिस्ट था उसके अंदर मैंने आपको रिएक्शन ये दी थी SO2 प्लस हाफ O2 NO की प्रेजेंस में SO3 बनाता है, ये दी थी। तो इसी को मैं आपको समझाऊंगा इस थ्योरी से,
ठीक है बात, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। O2 गैस प्लस O2 गैस, ये दोनों रिएक्शन करके SO3 बना रहे हैं, वो भी गैस में है। ये रिएक्शन बड़ी धीरे धीरे होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे NO नाइट्रस ऑक्साइड डाल देते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये होमोजेनियस कैटालिसिस है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो फिर यहाँ पे थ्योरी काम करेगी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, जो ये कहती है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होगी। फर्स्ट स्टेप में इसका एक रिएक्टेंट इसके कैटालिस्ट से रिएक्शन करेगा। तो पहले O2 ने रिएक्शन करी NO से और बना लिया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया। फिर सेकंड स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट बना था NO2, ये अपने दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा, O2 की बजाय SO2 से रिएक्शन करेगा। तो ये बना लेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। SO2 से क्या बन गया? SO3। यहां से ये वापस क्या बन जाएगा? NO। तो जो NO आपने लिया था कैटालिस्ट, वो आपको वापस मिल गया। ऐसा करने से हुआ क्या कि रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया। कैसे हो गया? तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया एक, देखिए आप लोग, ग्राफ ये कहता है कि यहां पे अपने पास पहले पर केवल यही लिख दे रहे हैं कि SO2 और O2 ने रिएक्शन करी, SO2 और O2 ने रिएक्शन करी। इसको मैं थोड़ा और बड़ा लिख दे रहा हूं, यहां तक SO2 और O2 ने रिएक्शन करी और क्या बना लिया? SO3 बना लिया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ये एनर्जी बैरियर पार करना पड़ा। जरूरी नहीं कि सभी SO2 और सभी O2 के पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो, तो जिनके पास नहीं होगी वो कभी भी यहां तक पहुंचने का नहीं सोच सकते। अब हम क्या करेंगे? अब हम डालेंगे, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। अब हम डालेंगे क्या? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट इसको ये लो, ये बात प्रोवाइड करवा देगा। फाइनली बनी वही चीज, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा NO2। ये कब बनेगा? जब ये SO2, यहां मैंने कैटालिस्ट ले लिया NO, तो पहले ये O2 NO से रिएक्शन करेगा, NO2 बनाएगा, और ये NO2 आगे SO2 से रिएक्शन करेगा, तो SO3 प्लस ये NO आपको वापिस कैटालिस्ट आपको आपका वापिस दे देगा। ये जो कैटालिस्ट था NO, ये भी वापिस मिल जाएगा। प्रोडक्ट भी आपको वो का वही मिल जाएगा जो पहले मिला था। लेकिन जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी, उनके पास इतनी एनर्जी मिल जाएगी। इस ग्राफ को कुछ यूं ये लीजिए, समझ में आ गई बात? ये तो किस प्रकार से इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ये आपको बताती है कि होमोजेनियस कैटालिसिस में, समांगी उत्प्रेरण में किस प्रकार से कैटालिस्ट अपना काम करता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो कैटालिसिस की मैकेनिज्म के बारे में ये 2 जनरल थ्योरीज है, जिनसे हम ये पता करते हैं कि होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस किस प्रकार से अपना काम करते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है बात? आज की इस क्लास में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे कि कैटालिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है। तो वापिस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है वो। कैटालिसिस की मैकेनिज्म ये होता है कि किस प्रकार से कोई कैटालिस्ट अपना काम करता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इसके अंदर 2 थ्योरीज है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी जिसको अधिशोषण सिद्धांत कहते हैं, और इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जिसको मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों थ्योरीज काम करती है। पहली थ्योरीज जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है,
वो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस यानी कि विसमांगी उत्प्रेरण में काम करती है। जब रिएक्टेंट गैस में और कैटालिस्ट सॉलिड में होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जब दोनों गैसियस पार्टिकल आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों के बीच में कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने के कारण प्रोडक्ट बन नहीं सकता। जब हम एक सॉलिड कैटालिस्ट डाल देंगे तो वो उन दोनों गैस में से किसी एक गैस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, जिससे वो गैस वहां पे रुक जाएगी। दूसरी गैस का पार्टिकल आएगा, वहां से भिड़ेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। दूसरी थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी ये कहती है कि अगर दो रिएक्टेंट है तो उनमें से पहले कोई भी एक रिएक्टेंट कैटालिस्ट से रिएक्शन करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर सेकंड स्टेप में वो इंटरमीडिएट सेकंड रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हो, अगर किसी रिएक्टेंट के पास हाई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो तो वो ये एक्टिवेशन एनर्जी पार कर सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग केवल मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस की इन दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स है और आगे की क्लास में डील करेंगे। आई होप मैंने जितना आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो वो कमेंट के अंदर अपना डाउट डालना, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।